आज की जो हमारी क्लास है वो है जनरल अवेयरनेस की, और उसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये इसका तीसरा वीडियो है। इसमें हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे पहले हम नाम ले सकते हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के। तो जो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट भी आते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आती है, जो पांचवा पार्ट है उसमें ये आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव आती है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? इसमें आपके प्रेसिडेंट हो गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है कि फॉलोइंग में से कौन जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन पार्ट है। उसके बाद आप जो उसमें गलत ऑप्शन दिया होगा उसमें आप टिक कर सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमारे इंडियन स्टेट का हेड माना जाता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडियन स्टेट का हेड माना गया है। और जो हमने यहाँ ऊपर चर्चा करी थी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो है आपके प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके मिनिस्टर आते हैं, और विच फंक्शंस एज द सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब जो है जो ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जो, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम श्री राजनाथ सिंह का नाम ले सकते हैं, अभी हाल फिलहाल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और फिर जो है अमित शाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी वो देखते हैं। श्री नितिन गडकरी जी जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ये जो एग्जीक्यूटिव जो हमारी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके ये चेयरमैन, इसके इनको ये चेयर करते हैं, इनको ये लीड करते हैं। अब वापस आते हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए प्रेसिडेंट होने के लिए? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज, एमसीक्यू बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंड शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब जो लोकसभा है उसके इलेक्शन के एज ए मेंबर वो क्वालिफाइड होना चाहिए। किसी भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का या किसी तरीके की नौकरी वो नहीं कर रहे हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। और जो है यदि वो हैं इस तरीके से तो उनको उस चीज से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा इन ऑर्गेनाइजेशन में, अगर किसी लोकल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में के ऑफिस में वो काम कर रहे हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब जो है हमारे 1952 में जो सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति बने हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर उस 5 साल रहे, 5 साल के बाद फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो है प्रेसिडेंट रहे। 2017 में याद रखिएगा आपके रामनाथ कोविंद थे। और अभी जो 2022 में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15th प्रेसिडेंट। ये पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रही हैं, तो इंडिया की वो 15th नंबर की प्रेसिडेंट रही हैं। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद के बाद जो 1962 में थे वो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन को हम टीचर्स डे का जन्मदिन भी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनके जन्मदिन को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। अब प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही वो मेंबर नहीं होने चाहिए, याद रखना, नॉट टू बी अ मेंबर, नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यदि वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको फिर वो उनकी जो सीट है किसी भी हाउस की, राज्यसभा की, लोकसभा की, उसको उनको त्याग देना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि आपको पता ही है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है उनकी। ही शुड बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। ठीक है। उनको रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन का पेमेंट नहीं देना है। बाकी चीज जो है पढ़ लीजिएगा क्या क्या उनके इनॉल्मेंट्स हैं, इसको भी एक बार टच कर लीजिएगा कितनी उनको मासिक रूप से तनख्वाह मिलती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ये यूएस से उठाया गया। हमने जो सबसे पहले पॉलिटी सीरीज में पहली क्लास जो थी उसमें देखा था कि प्रेसिडेंट को का इम्पीचमेंट हमारा जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। अब क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं इम्पीचमेंट करने के? इम्पीचमेंट को हिंदी में बोला जाता है महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट, मतलब किसी प्रशासनिक पद से, राजकीय पद से प्रेसिडेंट को हटाना। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे पहली चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, कि किस तरीके से वायलेशन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इम्पीचमेंट जो है कैन बी इनिशिएट बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी ये इनिशिएट हो सकता है, चालू हो सकता है। और ये जो है
these charges must be signed by 1/4 of the member of house that frame the charges। जैसे मान लीजिए लोकसभा से ये चार्ज इनके ऊपर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लगा हुआ है राष्ट्रपति के ऊपर, तो वहां की मान लीजिए जो संख्या है 230 है, तो उसके 1/4 लोगों को साइन करना पड़ेगा उस लेटर में कि भाई ये इन्होंने, राष्ट्रपति ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तब जाके वो है चार्ज आगे फॉरवर्ड होंगे, है ना। और प्रेसिडेंट को 14 दिन का एटलीस्ट नोटिस देना पड़ेगा इस तरीके के चार्जेस के बारे में अपनी सफाई देने के लिए। अब जो है आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द इनिशिएटिंग हाउस, इट इज सेंट टू अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जैसे राज्यसभा ने 2/3 की जो टोटल उनकी मेंबरशिप है उसका 2/3 अगर लोग वोट कर देते हैं, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं इम्पीचमेंट का महाभियोग को, तो फिर वो दूसरी सभा में, दूसरे हाउस में वो इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है, ठीक है। और जो if the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution by majority of 2/3 of total membership, मतलब जो दूसरा हाउस है वहां पर भी 2/3 मेजोरिटी से जो है इम्पीचमेंट को एग्री करते हैं लोग, तो द प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। वैसे आज तक ये कभी हुआ नहीं है। अब प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, नोट्स में दे दूंगा आपको। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हु सर्व एट देयर प्लेजर। तो प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की अनुशंसा से जो है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अनुशंसा मतलब उनकी एग्रीमेंट से, उनकी गाइडलाइन से, या उनको बोल सकते सजेशन से। और अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया है, जो सबसे लॉ के सबसे बड़े हेड माने जाते हैं इंडिया में, वो भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और कई अलग अलग अपॉइंटमेंट है, जैसे कैग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, ये भी जो है प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं ऑन पेपर। एक्चुअल में ये सब प्राइम मिनिस्टर करते हैं, सरकार करती है, बट ऑन पेपर जो है ये सब अपॉइंटमेंट जो है, कैग जो है ये इंपॉर्टेंट है। कैग का फुल फॉर्म आ सकता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर की स्पेलिंग में नहीं है, ये COMPTROLLER, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है, ये भी जो है हमारे लॉ के सबसे बड़े हेड माने जाते हैं। इनको बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सॉरी, ये जो है लॉ के नहीं है, ये जो है हमारे जो ऑडिटर होते हैं, ये इंडिया के सबसे बड़े जो ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द ऑडिटर, दिस इज द ऑडिटिंग बॉडी, जो कि हमारे विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे ऑटोनोमस बॉडी है या किसी भी तरीके की सरकारी संस्थाएं हैं, वो उनके ऑडिट करने के लिए ये आर्टिकल 148 के तहत उन संस्थाओं को जो सरकारी हैं, उनके जो खर्चे हैं, उनका जो बजट है, उनको ये जो हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये उनको ऑडिट कर सकते हैं। ये एक बॉडी का नाम है, ये कोई पोस्ट का नाम नहीं है, एक बॉडी का नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कैग है उसके अभी ऑडिटर कौन है, ठीक है। तो वो उसका नाम जो है आपको पता होना चाहिए। साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके नाम, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आपको करंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, गवर्नर ऑफ स्टेट कौन है, वो सब चीज जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट के पास में लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। द प्रेसिडेंट कैन समन और पोस्टपोन पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को वो पोस्टपोन या डिसॉल्व कर सकते हैं। और भी सारे इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एक बार इनको आप पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल पावर में जितने भी मनी बिल्स हैं, रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, ये भी जो है इट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इसको ले करते हैं पार्लियामेंट के सामने। जुडिशियल पावर्स में प्रेसिडेंट की है, ये अपॉइंट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं एंड हाई कोर्ट के जजेस। हालांकि ये सब पेपर वाली बात है, करते सब प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, बट ऑन पेपर जो है ये जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट की कि भैया हस्ताक्षर जो है दस्तावेजों में, वो तो प्रेसिडेंट के होते हैं, ये तो तय है, ये करेक्ट है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। एंड हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन्स। पार्डन्स का मतलब क्या होता है, एक ऑफिशियल फॉरगिवनेस है,
किसी जुर्म हो गया है तो उसको पूरी तरीके से, पार्डन का मतलब होता है पूरी की पूरी तरीके से माफ कर देना, जैसे कि रिहेबिलेशन है, मर्सी है, बहुत सारे, किसी के साथ इंजस्टिस हुआ है तो उस केस में वो जिसके साथ हुआ है उसको सजा हो रही है किसी को मौत की, तो वो पार्डन के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वहां पे ये जो है प्रेसिडेंट को पावर होती है कि उसकी पार्डन को ग्रांट करने का। फिर आता है दूसरा रेप्रीवाइव्स। रेप्रीवाइव्स जो होता है टेम्परेरी सस्पेंशन दे देना, किसी भी इस तरीके से सजा हुई है किसी को, टेम्परेरी सस्पेंशन, कुछ समय के लिए डिले कर देना, किसी की शादी होगी, बच्चा हो गया, इस मानवीय आधार पे कुछ उसको समस्या है तो उसके जो सेंटेंस है, सजा है, उसको कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट डाल सकते हैं। रिस्पाइट का लगभग वही मतलब होता है, इन एक्सट्रीम और अनयूजुअल सिचुएशन में उनकी सजा को टाला जा सकता है, ये लगभग दोनों सेम है। एंड रेमिजन, रेमिजन का मतलब है सजा की सीवियरिटी को कम कर देना या फिर उसके साल को कम कर देना, है ना, तो वो रेमिशंस कहलाता है। तो ये सब चीजें हैं इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस, ये भी जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इन सर्टेन केसेस। डिप्लोमेटिक पावर होती है, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड ओवरसीज डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, ये उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। मिलिट्री पावर है अंडर आर्टिकल 53 सर्व्स एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 है उसके तहत जो है जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम पावर होते हैं हमारे देश की डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आता है, और इनके जो चीफ्स हैं उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो नई आई है वो आती हमारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, CDS, इसकी जो पोस्ट है ये निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो अब जो है वो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो उनको तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जनरल हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, CDS याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि करंट CDS कौन है, ये आपको पढ़ के जाना है। ये सारी चीजें, ये स्टैटिक है ये नॉलेज, आपको जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ के जाना है, जो पद हैं उनसे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर न्यूज है, उन सब चीजों को आपको पढ़ना है। स्टैटिक चीज चेंज नहीं होगी, साथ पर जो करंट अफेयर्स है वो चेंज होगा, आज कोई मंत्री कौन से डिपार्टमेंट का, कल वो दूसरे डिपार्टमेंट का या नहीं भी हो सकता है, तो ये चीज आपको पढ़ के जाना है कि CDS के जो है वो चीफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आर्म फोर्सेस हैं, जो तीनों फोर्सेस उनको रिपोर्ट करती है। ये हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व हमारे इंडिया में उसको बनाया गया है। सबसे पहले जो है जनरल बिपिन रावत जो है, जिनकी अभी डेथ हो गई है, CDS में। करंट वाला आपको पढ़ना है कि अभी करंट में कौन है। ठीक है, इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति के पास में। द प्रेसिडेंट हैज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू डील विद नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये तीनों याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कृपया करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी होती है, कोई युद्ध हो गया, किस तरीके से स्थिति आती है, तो आर्टिकल 352 जो हमारे संविधान का कहता है कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लागू की जा सकती है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, ये इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 356 कब होगा, 365 कब होगा, इसका आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें दोनों के बीच में अंतर बताया गया है। ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 356 और 65 में कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आती है, तो वो भी जो है राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। और वीटो पावर होती है, वीटो पावर की मतलब जब दो चीजें बराबर हो जाती हैं तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है या उसके पास फाइनल डिसीजन अथॉरिटी होती है कुछ चीजों में, उसको वीटो पावर कहा जाता है ऑफ द प्रेसिडेंट। अ बिल पास बाय पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारे पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं उसके बाद जब उनको एक्ट बनना होता है ना, पहले बिल होता है उसके बाद एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो जब एक्ट बनना होता है तो वो एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास में उनके साइन होने के लिए जाते हैं। व्हेन सच अ बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, एसेंट मतलब उनकी मंजूरी के लिए, ही हैज 3 अल्टरनेटिव, उनके राष्ट्रपति के पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं, और 3 अल्टरनेटिव जो है आर्टिकल 111 के अंतर्गत आते हैं। ही मे गिव हिज एसेंट, उन्होंने बोला ओके, साइन कर दिया, बिल को हमने एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया। ही में विथहोल्ड कर दिया, रोक दिया, और वापस रिटर्न कर दिया इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मनी बिल नहीं है तो वापस भी कर सकते हैं, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से ये पास हो जाता है विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट और राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति को फिर उसमें एसेंट देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टैंप है, on reality, not on paper. He is very strong person. For the preparation of government jobs exams in hospitality like NVS Catering Supervisor Exam and Eklavya Model Residential School Catering Assistant Exam.
Download the app Hospitality Education and purchase the course NVS Catering Supervisor EMRS Catering Assistant at a very reasonable price. You can learn at your own pace by attending the live classes or watching it as recorded lecture later as per convenience. You can also study precisely made notes as per the syllabus and past exams. There is vast selection of multiple choice questions available to attempt on different topics. You can evaluate your MCQ score every time. Also, find explanations of the multiple choice questions. There is also many sample question papers available for your exam practice. You can use the app both in mobile or laptop in a web mode. Download the app Hospitality Education now from Google Play Store and learn from the experienced faculty with very easy learning techniques. And has experience as NVS Catering Assistant, teaching profile, hospitality industry experience and administrative experience. अब आ जाता है राष्ट्रपति के बाद जाता है वाइस प्रेसिडेंट, जिसको कहते हैं हम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो अभी आपको पता करना चाहिए कि करंट उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वीपी जगदीप धनखड़, ये 2022 से अभी तक जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वीपी जगदीप धनखड़। तो इससे पहले जो थे वो हमारे एम वेंकैया नायडू जी जो थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए थे, और वेंकैया नायडू पहले उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। और करेंटली जो है, नाम याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, ये हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं एट करेंट प्रेजेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ट्विस्ट ऑफ फैक्ट्स आपको अपने आप से अलग अलग एंगल से फैक्ट्स को देखने की आदत बनानी पड़ेगी। अब जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो है ये मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा जो है एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो है इलेक्शन करने की बॉडी है, उनके द्वारा दोनों हाउसेस के इनको चयनित किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए थे, जो होते हैं, कुछ राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और कुछ इलेक्टेड होते हैं, तो दोनों तरीके के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ये वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट की, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर इनकी उम्र होना चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन के एज ए मेंबर वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा, ये सब चीजें आपकी सब जगह कॉमन लागू होती है। 1952 में आ जाते हैं हमारे एस राधाकृष्णन आ गए, 57 में भी एस राधाकृष्णन आ गए थे। तो इनको भी एक बार शुरू में कौन थे, सबसे शुरू में, और करंट में कौन है, उससे पहले एक दो कौन थे, उनको आप पढ़ लीजिएगा कौन से भी नंबर के थे वो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम में। अब इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं वाइस प्रेसिडेंट की, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो दोनों हाउस में किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो ऐसे हैं, इलेक्ट हो गए हैं, तो उनको वो सीट को वैकेंट करना पड़ेगा उस हाउस की। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके दो मेन फंक्शन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये याद रखिए, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा 3-4 साल के अंदर कि वाइस प्रेसिडेंट जो है जो चेयरमैन है वो राज्यसभा के कौन होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि उनके पद के आधार पर। ठीक है, तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, बाय डिफॉल्ट हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि किसी का नाम नहीं लिखा जाता है, उसमें पद का नाम लिखा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। मान लीजिए किसी कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होने हैं, है ना, इंटर स्टेट कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कमेटी के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमेटी कहलाएंगे। उस पे मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, कोई भी बैठे XYZ, तो वो कहलाएंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब वो पद के हिसाब से उसके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट चेयरमैन कौन हो जाते हैं, अलग से राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब पद के आधार पर ही वो चेयरमैन बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अपर हाउस इसको कहा जाता है राज्यसभा को। इन दिस रोल ही परफॉर्म्स ड्यूटी सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है करेंटली जो है अपने वीपी जगदीप धनखड़, ये हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, और लॉजिकली वाइस प्रेसिडेंट है, तभी जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बन गए हैं, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करी इन्होंने, अपना बन गए। अब
ये जो है किसी स्थिति में यदि प्रेसिडेंट किसी स्थिति में बीमार हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है किसी भी एक्सवाइजी रीजन से, वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस समय जो है ऑफिस में नहीं है, तो वो उनका इम्पीचमेंट हो गया, रेजिग्नेशन हो गया और एनी अदर रीजन, तो ये एज ए एक्ट दैट पर्सन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या जो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। अब चलते हैं दूसरी पोस्ट, चलते हैं, हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कवर कर दिया। अब दूसरी पोस्ट आती है हमारी प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब ये ओरिजिनल ऑन पेपर भी हैं और ऑन ग्राउंड है, ठीक है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। मतलब डी फैक्टो का मतलब होता है, ये लैटिन एक्सप्रेशन है, आपको ये इंग्लिश में पूछा जा सकता है, लैटिन बहुत सारे, एक्स ऑफिशियो, डी फैक्टो, है ना, पोस्ट फैक्टो। तो ये जो है इसका मतलब होता है तथ्यपूर्ण, मतलब जो व्यवहार में है, जो प्रैक्टिकल में है। तो डिफैक्टो का मतलब है ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव है। राष्ट्रपति जो है वो ऑन पेपर है, ये जो है ऑन पेपर भी हैं और असली में भी हमारे देश के रियल एग्जीक्यूटिव करने वाली अथॉरिटी है ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो ये गवर्नमेंट को हेड करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का। हमारे देश का जो आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि प्रधानमंत्री शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर दें। इसका मतलब क्या है कि द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। मतलब लोकसभा में जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी उसका जो उनमें से जो लीडर रहेगा उस पार्टी का, उसको जो है राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। ये प्रैक्टिस में कुल मिला के जो चुनाव जीतेगा लोकसभा का वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर की स्थिति में अगर कोई पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, देन प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पर्सनल डिस्क्रिशन का मतलब अगेन नहीं है कि मर्जी से कुछ बना दिया, उसका मतलब क्या है, जो भी लार्जेस्ट पार्टी है और कोलिशन है, गठबंधन सरकार है लोकसभा में, उसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में बोला जा सकता है कि आप आ जाइए। और फिर आस्क हिम टू सीक अ, कुछ टाइम दिया जाएगा टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हाउस विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर का टाइम होता है मैक्सिमम, कि इसके अंदर में आपको जो है लोकसभा के अंदर अपनी जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा कि भाई मैं इतने सांसद को, इतने लोगों को खरीद सकता हूँ। मेरा मतलब है कि मेजोरिटी हमको साबित करनी है उसमें ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की। अब पावर्स एंड फंक्शन क्या है इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सारी पावर्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी हमारे यूनियन मिनिस्टर है उनको अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर बाय दी प्रेसिडेंट। ऑन पेपर प्रेसिडेंट करते हैं साइन, बट रिकमेंड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ऑन पेपर जो साइन करता है उसी का उसी के द्वारा अपॉइंटमेंट माना जाता है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर अपने कागज में साइन करके भेजेंगे, है ना, फाइल में साइन करके भेजेंगे, नोटशीट में, कि भाई इनको इनको अनुशंसित किया जाता है। अनुशंसित मतलब रिकमेंड किया जाता है। तो वहां पर जो है प्रेसिडेंट को सिर्फ साइन करना है, ओके ठीक है, रिकमेंडेड या अप्रूव्ड करके वो साइन कर देंगे। इस तरीके से इनकी फाइल फाइल खेलते रहते हैं ये। तो ये जो है बहुत जो पोर्टफोलियोज हैं मिनिस्टर्स के, उनको ये बदलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ मिनिस्टर पहले कुछ और संभालते थे, जैसे स्मृति ईरानी जो है कुछ दिनों जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रही हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में भी रही हैं, फिर वो कपड़ा विभाग में चली गई हैं, ठीक है। अभी जो है वो बच्चों और महिलाओं के विभाग में। तो वो रिशफल कर सकते हैं। कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर। And he can ask a minister to resign or advise the president to dismiss him in case of difference of opinion। उनको रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या क्या कर सकते हैं, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये पढ़ लीजिएगा आप। पार्लियामेंट में क्या क्या चीज कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोअर हाउस, ठीक है। जो लोअर हाउस है उसके प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोग्यूइंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। जो लोकसभा है उनके लीडर हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। तो ये जो है डिसोल्यूशन के भी रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को किसी भी समय पे, है ना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अनाउंस करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। जो भी पॉलिसी नहीं आई है वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। कुछ और भी पावर है प्राइम मिनिस्टर की। ये ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स फैक्टो है।
मतलब ये पद के हिसाब से ही नीति आयोग के ऐसा लिखा हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। उस प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, ठीक है ना, मोदी जी बने, राहुल गांधी बने, जो भी बने, तो वो जो है चेयरमैन नीति आयोग के, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट रूप से बाय डिफॉल्ट जो है वो चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है, और कई अदर बॉडीज हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहते हैं। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, इसको बहुत छोटे में रखा है मैंने क्योंकि ज्यादा अभी तक ये पूछा ही नहीं गया है। अब प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमको पता ही है, व्हाइल द अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द आर्टिकल 75। ठीक है, तो जो मिनिस्टर हैं वो उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, बट किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में, अंडर द आर्टिकल 75 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस मीन्स द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इनके क्या क्या अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक बार इसको हल्की फुल्की इन चीजों को नजर मार लीजिएगा क्या है ये। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री, और इसमें दो हाउसेस होते हैं, पहला राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और दूसरा है लोकसभा जिसको कि हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें राज्यसभा जो है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, और इसके चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि हमने पढ़ा था, सुना था कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो उसके चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिकली हो गए। ठीक है, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश के जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं भारतवर्ष के, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा। और मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बट आर चूजन, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं लोगों से, जैसे अपनी लोकसभा में होता है कि डायरेक्ट लोग चुनाव करते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं इसके थ्रू, बट राज्यसभा के लोग कहीं जनता के द्वारा चयनित लोग नहीं होते हैं, but chosen by the elected members of the state legislative assemblies and the electoral college of union territories। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा, और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी, इन लोगों के द्वारा राज्यसभा के मेंबर का जो है चुनाव किया जाता है। और जो राज्यसभा है एक परमानेंट बॉडी है, एंड इट्स मेंबर सर्व 6 ईयर टर्म्स, उसके जो मेंबर हैं वो 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, और विद 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायरिंग एवरी ईयर। इस तरीके से उसको बनाया जाता है, साइकिल में चलता रहता है कि 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर भी होते जाते हैं, है ना। और राज्यसभा के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो मेंबर हैं इसके 250 होते हैं, शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। राज्यसभा की मेंबर जो है 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 238 मेंबर जो है रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो 12 मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होती, मेंबर जरूर इसके चेंज होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, है ना। 1/3 मेंबर, यहाँ पे हमने पढ़ा था 1/3 ऑफ मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स, है ना, साइकिल में चलता रहता है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब लोकसभा की ओर। लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल इनको कहा जाता है, लोक का मतलब होता है लोग, तो हाउस ऑफ द पीपल। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मिस्टर ओम बिरला, जो श्री ओम बिरला है, ये अभी हाल फिलहाल स्पीकर है, ये चेंज हो जाएगी चीजें, तो अब आप अपने को एग्जाम से पहले अपडेट नोट्स बनाना है, जगह भर देनी है और एक जगह खाली छोड़ देनी है करंट वाली की, तो जो एग्जाम से पहले आप जाएंगे तो उसको भर के जाएंगे, उससे इस तरीके से नोट आपको फ्रेम करना है। इसको लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है लोकसभा को, और मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको एमपीज भी कहा जाता है, हालांकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है। आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया थ्रू जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं उनके थ्रू इनके मेंबर्स को चुना जाता है। 5 साल, जैसा कि आपको पता, जैसे सरकार 5 साल चलती है, सेम वे क्योंकि लोकसभा भी सरकार के लोग ही बैठते हैं उसमें, लोगों के द्वारा चयनित लोग ही बैठते हैं, तो ये भी 5 साल चलती है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको डिसॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं। लोकसभा करेंटली, अब यही वर्ड मैंने यूज किया, करेंटली 545 मेंबर हैं, ये आप पढ़ के जाइएगा फिर से एग्जाम से पहले, हो सकता है एक बढ़ जाए एक घट जाए, इसलिए आप इसको एग्जाम से पहले एक बार और इन चीजों को डैश करके, लाल कलर के पेन से डैश करके छोड़ दीजिए, तो वो उस समय आपको जब नोट्स को दोबारा देखेंगे
तो वहां पे आप उसको फिल कर सकते हैं। कंपोजिशन जो है, अब चलिए वापस राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा की कंपोजिशन इसमें दिया है, इलेक्टेड मेंबर 238 हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ईच स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन एंश्योरिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हर स्टेट की पॉपुलेशन के को रेशियो में रखते हुए जो राज्यसभा है 238 लोग हैं। 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये लोग कौन है? वेरियस फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड मोर स्पोर्ट्स का तेंदुलकर हैं। इस तरीके लोग जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट किया जाता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। द वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा की। ठीक है। और जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय दी इट्स मेंबर। डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है। जो चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब लोकसभा को एक बार नजर मार लेते हैं, कंपोजिशन क्या होती है। मैक्सिमम जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है 550 अलाउ करता है ना। फिर 530 मेंबर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एंड 20 रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरीज। तो 530 प्लस 20 550। तो इस फिगर को आपको रट लेना है। ठीक है। अब जो है एक हम बात करें थे, हमने चर्चा करी थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, इसका क्वेश्चन भी बना था, लेकिन अब ये क्वेश्चन वैलिड नहीं रहा है। 1952 से लेकर 2020 में इसको खत्म कर दिया है। जबकि जो 2 सीट रिजर्व थी लोकसभा में, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। ठीक है। तो इनको 2 लोगों को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चयनित किया जाता ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। और 2020 में ये जो रिजर्व है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और किसके थ्रू किया गया, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, 126 कमीशन। अब आप बोलोगे कि यहाँ 126 लिखा हुआ है और यहाँ पे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो बिल बनते हैं आपको पता होना चाहिए, 126 तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। बिल को पेश किया जाता है कि भाई इसको अप्रूव कर दो, तो सारे बिल तो अप्रूव होते नहीं है ना। बहुत सारे बिल अप्रूव नहीं भी होते हैं। तो चूंकि ये 126 ये बिल रखा गया था पार्लियामेंट में, पर जो अप्रूव हुआ है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो दोनों को एक बार आप याद कर लीजिएगा, 126 बिल है और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट मतलब अब लॉ बन गया है 2019। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक तरीके का एमसीक्यू बन सकता है। इसमें नहीं बनेगा तो आपको कोई दूसरी परीक्षा दोगे उसमें तो जरूर पूछ ही लेंगे। बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ज्यादा आपको याद करने में टफ लगेगा। अब राज्यसभा का ड्यूरेशन जो क्या है, द राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, ये डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन इनके मेंबर जरूर, इनका टेन्योर 6 साल का होता है। और 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट, हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। और लोकसभा जो है ये इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, और 5 साल का इसका टर्म होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिसॉल्व किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड इन दी लोकसभा, है ना, जो एमपी वगैरह खरीदने का काम होता है, उसके थ्रू वो नो कॉन्फिडेंस वोट भी आ सकता है। लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया थ्रू जनरल इलेक्शंस। ये हमको याद रखना है लोकसभा के मामले में। अब मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जो राज्यसभा है मैक्सिमम एज वो 30 साल है। लोकसभा है वो 25 साल है। कैंडिडेट की लोकसभा में 25 साल, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला कि जो चुनाव है वो 25 साल में, आदमी 25 साल कंप्लीट हुआ तो चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हो गया लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो उसका मेंबर भी बन जाएगा जीतने पे। राज्यसभा जो है ये नॉन इलेक्शन वाला मेंबर होते हैं ना, इलेक्शन नहीं होता जनता द्वारा, इनका इनका सिलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन नहीं होता। तो राज्यसभा की उम्र जो है 30 साल रखी गई, ताकि थोड़ा पढ़ा लिखा एक मैच्योर आदमी हमारे राज्यसभा में घुस सके। लोकसभा में तो आपको पता ही किस तरीके के लोग आते हैं, कितने समझदार होते हैं। ठीक है। तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और पार्लियामेंट में जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो लीड करते हैं पार्लियामेंट को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोकसभा के स्पीकर को। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जो है स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, जनरली इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा फॉलोइंग जनरल इलेक्शन। एंड सर्व, ये भी जो है 5 साल के लिए सर्व करता है। स्पीकर चूजन फ्रॉम द सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर है उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है। ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा कैसे इनको जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनको चयनित किया जाता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये चीज फिर से रिपीट हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है उपराष्ट्रपति जो है वो ही चेयरमैन बन जाते हैं हमारी राज्यसभा के। अब कुछ अलग अलग पद हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में, के ऑफिस के बारे में, ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया, इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 76। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 76। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इज द और शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये भी जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? ये कम से कम जज होना चाहिए हाई कोर्ट के कम से कम 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स में। ये एडवोकेट होना चाहिए, है ना, हाई कोर्ट की बात चल रही है। और बी कंसीडर्ड एज एमिनेंट ज्यूरिस्ट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मेनली ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करना है। Attorney General serves at the pleasure of President, which means that the President can remove the Attorney General from office at any time। कभी भी जो है इनको ऑफिस से थैंक यू बाय बाय टाटा कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आता है हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अटॉर्नी जनरल के बाद जो है वो देर आर अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दो पोस्ट भी होती हैं। एंड इट शुड बी नोटेड हियर दैट ओनली द ऑफिस ऑफ एजी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ये इनका ऑफिस को क्रिएट किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्रिएट किया है ना। और आर्टिकल जो 76 है वो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में, यहाँ पे जो आर्टिकल 76 है ये इन दोनों के बारे में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा नहीं करता है। अब चलिए चलते हैं हम अपनी कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट तक हम आज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे पहले हमारे देश में इनॉग्रेट हुई थी जनवरी 28 1950 में, और इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। पहले जो थी आजाद भारत से पहले वो चलती थी हमारी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेजों का कानून था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये इंडिया कानून नहीं था, अंग्रेजों का कानून था। नाम जरूर इंडिया है क्योंकि इंडिया के लिए बनाया गया था। अब जो है किस आर्टिकल में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है? वो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। क्वेश्चन ये तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा किस पार्ट में? तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर, जो ज्यूरिडिक्शन है कहाँ का लागू होगा, प्रोसीजर क्या होगी, ये सब चीजें जो है वो पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है सुप्रीम कोर्ट की। और अभी प्रेजेंट में टोटल 34 जजेस हैं, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है कि करंटली जज कौन से हैं और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो। ठीक है, तो ये नाम आपको रट के जाना है एग्जाम से पहले। अभी का पता कर लीजिए और एग्जाम से पहले उस नॉलेज को रिफ्रेश करना है, रेड पेन से लिखना है इन सब चीजों को जो चेंज होती हैं। करंट अफेयर्स में बहुत सारे जो पद हैं ये चीजें चेंज होती है। स्टैटिक नॉलेज नॉर्मली चेंज नहीं हो सकता है, टाइम मशीन में जाके चेंज करना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता है ना। हिस्ट्री आप चेंज कर सकते हो बुक को चेंज करके, है ना। जो काम चलता है, गवर्नमेंट एक दूसरी आती है तो एक दूसरे की चीजों को, उनके जो आइडियल है उनको चेंज करती रहती है हिस्ट्री बुक से। बट जो स्टैटिक है वो चीज चेंज नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टैटिक ही है, जो हो गया वो हो गया। अभी जो अमेंडमेंट है वो तो चेंज होते रहेंगे, बट जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको आपको रट्टा मानना है। और जो चीजें रिफ्रेश करनी है ना, रिफ्रेश का बटन दबाना है अपने दिमाग में, वो आप लाल पेन से, नीले पेन से, जो भी आपका मन करे उस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको रिफ्रेश करना होगा। अब जो है जज को अपॉइंट करने का जो है प्रेसिडेंट का काम होता है ना। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस बेस पे नियुक्त किया जाता है? तो वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो हमारे संविधान में है उसका जो क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत जो है जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम नियुक्त किया जाता है। अब चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। जैसा उनको लगता है, कुल मिला के करता है इनको वैसे प्रधानमंत्री है, बट राष्ट्रपति का नाम लिया गया है, आगे धक्का दे दिया कि भाई आप इनको नियुक्त करेंगे। तो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कुल मिला के एज कंसल्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस से डिस्कस करके वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। और जो बाकी जजेस हैं आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या दूसरे कोई जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ये डिस्कशन करके, कंसल्टेशन करके अदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनका टेन्योर कितना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ फिक्स नहीं किया, हमारे देश का संविधान इस बारे में किसी तरीके की बात नहीं करता है। और जो ऑफिस जो वो होल्ड करते हैं, अटेन करते हैं हमारे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 ईयर्स ऑफ एज के बाद फिर वो रिटायर करते हैं। ठीक है, और बाकी चीज पढ़ लेना कैसे वो रिजाइन कर सकते हैं, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट तो वो उनकी रिटायरिंग एज थी।
और रिमूवल ऑफ जजेस, ये इंपॉर्टेंट है कि जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से ऑर्डर से कर सकते हैं, लेकिन उस ऑर्डर का बेस क्या है वो आगे लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट को पढ़ के मत भाग जाना, पूरा सुनना। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर such removal. The address must be supported by special majority of each house of parliament, that is majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting। कुल मिला के इसको संक्षिप्त में समझा जाए तो दोनों हाउस में आपके 2/3 वोटिंग होना चाहिए किसी भी जज के खिलाफ, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेस में, तब उसको रिमूव किया जाएगा। राष्ट्रपति के पास कागज जाएगा, राष्ट्रपति बोलेगा ओके ठीक है रिमूव कर दो। तो ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का जो पॉलिटी का पार्ट 3 था वो समाप्त हुआ। उसमें हमने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मुख्य लोग हैं, जो जो ऑफिस होल्ड करते हैं, उनके बारे में हमने आज पढ़ा। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के बारे में हमने चर्चा करी। हमने कैग के बारे में पढ़ा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमने जो है और भी अन्य चीजों के बारे में पढ़ा। लोकसभा का कंपोजिशन क्या होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, ये सब चीज हमने अभी चर्चा करी। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब चीज के बारे में। तो ये सब जिन चीजों के बारे में चर्चा हुई, अभी उसमें है कौन, मेन मिनिस्ट्री में, यूनियन मिनिस्ट्री में कौन कौन से मंत्री हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है, हमें नवोदय से लगता है संबंधित है, कोल विभाग से भी पूछ सकते हैं, पूछने कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इनमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, इस तरीके से कैग कैग का चीफ कौन है ना, ये सब आपको पढ़ के जाना है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है ना, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से नंबर के हैं वो। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है प्रेजेंटली, पहले कौन थे, है ना, अभी तो दूसरे ही सर्व कर रहे हैं, पहले जो है जनरल बिपिन रावत थे, सेकंड कौन है आप उसको पढ़िएगा, है ना। आप, मैं इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफर्म हो जाएंगे कि यही है, और एग्जाम में भी वही टिक करके जाएंगे, हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो वो चीज स्टैटिक मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए उनके मैं नाम ज्यादा नहीं लगा। तो चलिए इस क्लास को हम समाप्त करते हैं।